Welcome you all to the Logical Guessing and Elimination Tricks program. So guys, today we will do the 2014 paper prelims का and we will analyze कि कहाँ कहाँ logical guessing and क्या way of thinking के through आप इन questions को attempt कर सकते थे. तो देखिए आज के लेक्चर के बाद there will be two more lectures in the next week as I have promised you that I will finish this course by the August and I will fulfill my commitment. इसके बाद आपके 2011, 12, 13 ये 3 साल के पेपर और बचे हैं जिनको मैं दो और वीडियो में नेक्स्ट वेंसडे एंड सैटरडे आई विल कंप्लीट दैट. सो बाय द नेक्स्ट week end I will complete this course. Along with that, as I have received some request from the student कि there should also be a practice paper where they can practice these logical guessing tricks. तो देखिए एक टेस्ट पेपर फुल लेंथ मॉक आई एम डिजाइनिंग and I will upload a full length test where you can practice these logical guessing tricks on the 10th of September. ठीक है, तो वो भी हम अपलोड कर देंगे आप ही के प्रोग्राम में. ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ. 2014 का पेपर, एक नॉर्मल पैटर्न आपको ये बताता हूँ कि 2014 एंड प्रायर टू दैट यूपीएससी यूज्ड टू आस्क मोस्ट ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से होते थे. तो अगर आप पैटर्न देखोगे जिस डायरेक्शन में यूपीएससी का पैटर्न इवॉल्व हुआ है, तो आई विल से 2015 का पेपर वाज द वाटरशेड इवेंट, है ना. वहां से एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड आया है जहां से लॉजिकल रीजनिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक ज्यादा इस्तेमाल होने लग गई और जो कि पीक पे जाते जाते 2020 वाज द ऑलमोस्ट अ पीक ईयर फॉर दीज ट्रिक्स. ठीक है, तो लेकिन 2014 एंड उससे पहले के अगर पेपर आप देखोगे तो आई विल से दैट द एप्लीकेशन ऑफ दीज ट्रिक्स वाज लिमिटेड बिकॉज यूपीएससी यूज टू आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन. फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब कि सीधे सीधे आपके नितिन सिंघानिया की बुक से आ गया, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ गया, सीधे के सीधे क्वेश्चन आ गया, है ना. तो पैटर्न इवॉल्व हुआ है, उसी के साथ आपको भी इवॉल्व होना बहुत जरूरी है. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द फेमस सत्रिय डांस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Satriya is a combination of music dance drama. It is a century old living tradition of Vaishnavite of Assam. It is based on classical ragas and talas of devotional song composed by तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई. एक पैटर्न मैंने आपको 2020 के पेपर में भी दिखाया था कि इस कि आर्ट एंड कल्चर के इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं और वहाँ पे नाम दिए हो मल्टीपल, जैसे मैंने आपको 2020 के पेपर में दिखाया था, नाम दिया था अकबर ने डेजिग्नेट किया टाइटल तानसेन को, है ना. यहाँ पे तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई, वहां भी वो गलत था और यहाँ भी ये नाम गलत है. ठीक है, तो जस्ट अ स्मॉल रेफरेंस इज हेयर, है ना. तो बी देखते हैं 1 and 2. 1 and 2 इज द आंसर. बस ये दिखाना था मुझे यहाँ पे कि आर्ट एंड कल्चर में एक अगर आपको थोड़ा 50-50 के बाद प्ले करना है तो इस चीज पे आप प्ले कर सकते हैं. नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे जो हमने अप्लाइड थिंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अप्लाइड होगा. देखिए ये क्वेश्चन रिलेटिवली किसी को डायरेक्ट तो आ नहीं सकता. In the context of food and nutrition security of India, enhancing the seed replacement rate of various crop help in achieving the food production target of the future. What is are the constraint in the implementation? तो challenges क्या हैं उसके implementation में? There is no national seed policy in place. There is no participation of private sector seed company in the supply of quality seeds of vegetable and planting material of horticulture crop. ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ना हो, वो भी सीड को सप्लाई करने में? नो पार्टिसिपेशन. इट इज कॉमन सेंस, इट इज कॉमन थिंकिंग. वी आर लिविंग इन एलपीजी रिफॉर्म एरा. समवेयर अगर 1950s की ये बात कर रहा होता जब इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहा था, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लिमिटेड रखते थे, तब के लिए शायद तब भी सही हो जाता. बट आज के टाइम में दिस इज हाईली इम्पॉसिबल. तो इसको हटाते हैं. 2 इज डेफिनेटली रॉन्ग. Third, there is a demand supply gap regarding quality seeds in case of low value and high volume crop. अब ये भी कॉमन सेंस है यार. सीड के मैटर में, एग्रीकल्चर के मैटर में कौन सी चीज है जहाँ डिमांड सप्लाई गैप मीट हो रहा है ना. जो भी क्राइसिस वाले सेक्टर है कहीं पे भी डिमांड सप्लाई गैप मीट हो ही नहीं रहा. तो डिमांड सप्लाई गैप हो गई क्वालिटी सीड्स का, वो तो मेन इशू है ही, है ना. तो थर्ड इज ऑल्सो राइट. ठीक है, तो 2 हटाते हैं हम एक बार. 2 हटाया हमने, बचा बी या डी. तो बी या डी में से आंसर इज बी, है ना. तो A1 अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे बाय मेयर कॉमन सेंस. ठीक है, तो आंसर इसमें बी हो गया. ठीक है, कॉमन सेंस एंड अप्लाइड थिंकिंग.
अब ये एक यूपीएससी की हैबिट बनी हुई है कि इस टाइप की चीजें वो पूछ लेता है। विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इको सेंसिटिव जोन किस एरिया के अंदर डिक्लेयर होते हैं, है ना, कौन से एक्ट के अंदर डिक्लेयर होते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे ही व्हाट, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर is the topic EIA, Environment Impact Assessment. There might be a question on this topic this year. देखिए मेंस में भी पूछा था, कुछ ड्राफ्ट रूल्स भी आए हैं, तो यू नीड टू कवर द स्टैटिक पार्ट ऑफ द EIA फ्रॉम द शंकर IAS। कुछ मोटे मोटे पॉइंट है वो आपको कवर करने हैं। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कौन से लॉ के अंदर आता है? वो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड आपके लिए आसान था, the purpose of the declaration of eco-sensitive zone is to prohibit all kind of human activity in those zone except agriculture। यार इको सेंसिटिव जोन ऐसे जोन होंगे जहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, कंजर्वेशन की जरूरत होगी, है ना। अगर सारी ह्यूमन एक्टिविटी बैन करें तो एग्रीकल्चर क्यों अलाउड करेंगे? एग्रीकल्चर तो और ज्यादा इरोड करती है यार चीजों को, है ना। एग्रीकल्चर तो और इंटेंसिव यूज है वहां की सॉइल का, वहां के पेड़ काटोगे, पौधे काटोगे, तभी तो कल्टीवेशन करोगे ना, फॉरेस्ट को क्लियर करोगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं हो सकता। तो आंसर इज डी हियर। तो कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता था। दिस इज द पैटर्न। एक आध तो फैक्चुअल स्टेटमेंट आएगा, ये फैक्ट है बिल्कुल, और ये बिल्कुल अप्लाइड है। तो जो अप्लाइड वाली स्टेटमेंट है उसमें आप कॉमन सेंस के थ्रू आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। तो आंसर इज डी, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक चीज हम सीख सकते हैं, there is some concern regarding the nanoparticle of some chemical element that are used by the industry in the manufacture of various product। why? तो क्या कंसर्न है उस नैनोपार्टिकल के यूज में? आप एक चीज देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट कोरिलेशन वाला ट्रिक लगेगा। क्या बोलता है स्टेटमेंट कोरिलेशन? चेक आउट द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट इंटरडिपेंडेंट हैं। दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट एंड कंटामिनेट वाटर एंड सॉइल, दे कैन एंटर द फूड चेन। यार अगर वो एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट हो रही है और वाटर को कंटामिनेट कर रही है, सॉइल को कंटामिनेट कर रही है, तो दैट डेफिनेटली इट कैन एंटर द फूड चेन। सिंपल सी बात है ना, इंटर रिलेटेड है, वो एक ही बात बोल रहा है ये। तो 1 एंड 2 साथ में ही सही होंगे, है ना। तो या तो 1 एंड 2 ए ये हो गया या डी ये हो गया, तो ए और डी में से कोई एक आंसर होगा, है ना। इतना समझ आता है। उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट ट्रिक लगा दो, क्योंकि ये तो किसी को पता नहीं होगा कि दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। ये तो किसी को नहीं पता होगा एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं पता हो सकता, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई नैनो साइंटिस्ट ही हो। तो लास्ट रिजॉर्ट लगा दो 3, 1 2 3, 3 जगह आ गया 3, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आंसर इज डी, ठीक है। तो देखिए कुछ लोगों ने एक कमेंट में एक और चीज पूछी थी, सर अगर लास्ट रिजॉर्ट में 50-50% प्रोबेबिलिटी आए तो क्या करेंगे? तो फिर आप करोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। लास्ट रिजॉर्ट में भी अगर आपको डिसीजन लेने में 50-50% में ही फंस गए हो, फिर आपकी किस्मत है ना। मेरा सजेशन बस ये था कि लास्ट रिजॉर्ट ट्रिक में अगर आप 75 पे पहुंच जाओ, जैसे 3 की पॉसिबिलिटी सही होने की क्या है 75 और गलत होने की क्या है 25, तो 3 को गलत मान लेना, ओ सॉरी सही मान लेना, जिस भी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अगर 75-25 आ रहा है तो इट विल वर्क फॉर यू। अगर वहां भी 50-50 है तो फिर तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ही टिक करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव विच यू हैव, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया। तो यहाँ पे हमारी लास्ट रिजॉर्ट ट्रिक भी लग गई और स्टेटमेंट को रिलेशन वाली ट्रिक भी लग गई। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन रेफर्स टू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लग गया अपना, बी पॉपुलिस्ट। व्हाट इज द मोस्ट, यहाँ पे रीड करो इनमें से क्या है सबसे ज्यादा पॉपुलिस्ट। स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, टेम्पल आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना। तो पंचायतन आंसर सी, स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो बी पॉपुलिस्ट ट्रिक एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में वर्क करता है, याद रखना इस चीज को। 6th, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहां पे बस मैं आपको सिमेट्रिकल स्टेटमेंट वाला पॉइंट एक बार दिखाना चाहता हूं, है ना, कि जैसे आपको ये मैच द फॉलोइंग दिया, तो मैच द फॉलोइंग में देखिए 2-2 की पेयरिंग है, 2 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट। जिन लोगों ने सबसे पहला लेक्चर नहीं देखा है ऑल द ट्रिक्स, वो जरूर देखें, है ना। तो सिमेट्रिकल स्टेटमेंट का मैंने मतलब बताया था, इसका मतलब क्या है, इनमें से 2 सही या 2 गलत, है ना। तो गलत ढूंढने की कोशिश करो या एग्जैक्टली जो सही पता हो उसको देखो, ठीक है। तो मिकेर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये आसानी से याद रह जाता है। महादेव हिल्स रिपीटेड है, याद करिएगा। महादेव हिल्स पुष्कर से मैच कराया हुआ था एक, आई थिंक 2016 या 17 के पेपर में, तो सेंट्रल इंडिया में है, ये भी सही है। तो 3 एंड 4 इज द आंसर, आंसर इज सी। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल स्टेटमेंट वाला आप थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा था,
ठीक है, ये देखते हैं, ये भी एक चीज इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ही लोग ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि ये कहीं पढ़ नहीं सकते आप, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड ही है, ये आपको उसी टाइम पे एग्जामिनेशन में सोचना पड़ेगा। ये बोल रहा है द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस। अगर वो 3 डिग्री सेल्सियस के अबव पहुंच गया तो इनमें से क्या क्या पॉसिबल इंपैक्ट हैं, पॉसिबल इंपैक्ट पूछ रहा है वो, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि हो ही जाएगा ऐसा, बट पॉसिबल इंपैक्ट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स, हो सकता है, टेंड्स बोल रहा है वैसे, बिल्कुल हार्डकोर नहीं बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी है, तो ये हो सकता है। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोरल कोरल रीफ हम पढ़ते हैं ना कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग कोरल मोर्टेलिटी, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो टू भी पॉसिबिलिटी है। ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि सारे वेटलैंड ही खत्म हो जाएंगे 3 डिग्री से ऊपर पहुंच गया तो। फिर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ऐसा कैसे हो सकता है ना, सीरियल कहीं तो कल्टीवेट कर पाएंगे। मान लो 3 डिग्री सेल्सियस ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ गया, तो मान लेते हैं कि अभी ट्रॉपिकल कुछ एरिया में जैसे इंडिया में सीरियल्स कल्टीवेट किए जाते हैं, है ना, तो हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाके कर लेंगे, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में जाके कर लेंगे, पर कहीं तो कल्टीवेट हो सकता होगा। तो 4 को तो एलिमिनेट करो यार, है ना, 4 एलिमिनेट करो, ए और बी बचा, तो 1 1 एंड 2, तो आंसर विल बी बी, सिंपल। तो 4 एलिमिनेट किया ना आपने माइंड लगा के अपना, बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। कॉमन सेंस ध्यान से पढ़ो बस, वो कहना क्या चाह रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हो ही नहीं सकता यार, कहीं तो सीरियल कल्टीवेट कर सकते होंगे, तो 4 को हटाओ फिर आसानी से हो जाता है ये, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन में एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको। देखो जैसे यहां पे इसने ये बोल दिया कि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल कहीं भी कल्टीवेट नहीं हो सकता, तो रिलेटिवली ये एक्सट्रीम हुआ स्टेटमेंट, समझ रहे हो, है ना। अब लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें वो उसने एक्सट्रीम नहीं होने दिया, वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, उसने अगर ये स्टेटमेंट दिया होता देयर विल नॉट बी एनी कोरल इन द वर्ल्ड, तो वो भी गलत हो जाता। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी हो सकता है, अगर वो यहाँ पे ये देता कि वाइड स्प्रेड रिडक्शन इन द लार्ज स्केल रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल माइट बी द पॉसिबिलिटी, तो वो हो सकता था सही, उसे हम सही मानते। लेकिन इसने जानबूझ के स्टेटमेंट आपके लिए एक्सट्रीम बना के दिया कि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल कहीं भी नहीं हो सकता, इसलिए वो गलत हुआ, ठीक है। आई होप यहां से समझ में आया होगा आपको। अब ये देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से बेनिफिट देख लो यार, पॉजिटिव चीजें देख लो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस ये देखना है कि प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल रन ऑफ, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल एंड रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। 3 एंड 4 तो स्टेटमेंट कोरिलेशन से आपको समझ में आता है, सेम ही स्टेटमेंट है ना। अगर रेन वाटर हार्वेस्ट होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, तो नेचुरल वेजिटेशन तो रीजनरेट होगी, तो 3 एंड 4 तो साथ में सही होंगे। चलो एक तो हटा, ए से तो अपना ध्यान हटा। अब सोच के देखते हैं बी सी डी के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, चलो ये भी सही होने के चांस ज्यादा ही है, 1 3 एंड 4 हो गया, तो या तो आपका सी होगा या आपका डी होगा। अब यहां पे आपकी लास्ट रिजॉर्ट ट्रिक नहीं काम करेगी, तो देयर आर केसेस, है ना, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। एक चीज सोच के देखना कि यहाँ ये रिलेटिवली कॉमन इंफॉर्मेशन है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, दिस इज द डिफरेंट प्रोजेक्ट, है ना। तो 2 को आप एलिमिनेट कर दे, आंसर इज सी, ठीक है ना, डिस्पाइट 2 बीइंग इन द 3 स्टेटमेंट, उसके बाद भी वो गलत है, तो लास्ट रिजॉर्ट ट्रिक ही है वो, याद रखना, सी हो गया 1 3 4। अब ये देखते हैं, इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहता हूं यार, ये ना छोटी छोटी चीजें नोटिस किया करो। ये सिंगल कोट दिख रहा है आपको, है ना, क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये सिंगल कोट बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन होता कि इनमें से कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग से एसोसिएटेड है, सिंपल प्लानिंग लिखा होता बस, नॉट सिंगल कोट और इस तरीके से प्लानिंग लिखा होता, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाता इसका। लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट में प्लानिंग का क्या मतलब है, ये 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है, जो प्रॉपर प्लानिंग होती है, तो उस 5 ईयर प्लान के हिसाब से आंसर अलग हो जाएगा ना, तो आंसर उसके लिए हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन द पार्लियामेंट, आंसर विल बी सी। तो ये सिंगल कोट को ध्यान रखना, कुछ लोग इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, तो बेसिक इंग्लिश पढ़ने की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सिंगल कोट की जगह ऐसे सिंपल प्लानिंग लिखा होता तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होता। प्लानिंग में तो ये सब इन्वॉल्व होते हैं, वन और द अदर टाइप,
तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। 10th हो गया। 10th आसान है वैसे, इनमें से कैबिनेट सेक्रेटरी के फंक्शन आपसे पूछ रहा है सेक्रेटेरिएट के, है ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हो यार, 1 और 2 तो सीधे सीधे दिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंस, वो तो दो गई, काम ही है ना मेन, और एलोकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो भी मिनिस्ट्रीज को, तो यार ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तो नहीं एलोकेट कर सकते हैं, तो मिनिस्टर्स का काम ही होगा, है ना, जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, है ना, तो थर्ड पक्का गलत होगा, आंसर इसका सी हो गया आपका, ठीक है। Welcome you all. I am Varun Jain. I am an IIT Roorkee graduate and I have appeared for UPSC CSC interview twice. When I started my UPSC CSC preparation, तो कुछ common challenges मैंने face किए. For example, content कैसे finalize करेंगे कि क्या quality content है और क्या quality content नहीं है. For example, book list कैसे final करेंगे. बहुत सारी strategies हैं जो toppers बताते हैं. उनमें से कौन सी strategy मेरे लिए suitable रहेगी. तो आप भी अगर इन challenges को face कर रहे हैं तो we at Edsaarthi are providing you complete support under our आत्मनिर्भर प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन प्रोग्राम। इस फाउंडेशन प्रोग्राम में हम आपको कंप्लीट कंटेंट का कवरेज कराएंगे, जहां पे कि प्रीलिम्स एंड मेंस का डिटेल्ड कंटेंट, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ वी विल प्रोवाइड यू फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज हु हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू इन दिस एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ वी विल प्रोवाइड यू डिटेल्ड मेंटरशिप, जहां पे कि मैं आपका चीफ मेंटर रहूंगा। जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो इस एग्जाम में, कैसे बाउंड्री क्रिएट करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे कंटेंट यूज करना है, आई विल हेल्प यू इन ऑल दोज थिंग्स। उसके साथ साथ लाइव आंसर राइटिंग, मोर देन 40 प्लस लाइव आंसर राइटिंग विल बी देयर, जहां पे कि इन सेशन में हम आपको बताएंगे आंसर राइटिंग करनी किस तरीके से होती है, ताकि उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दे सके। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी। आप अपनी फैकल्टी से लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन अटेंड कर सकते हैं हर सैटरडे को। तो वन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम वी आर प्रोवाइडिंग यू अंडर आत्मनिर्भर प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन प्रोग्राम। तो जो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए थे अपनी खुद की, उन सभी के सॉल्यूशंस हम लेके आए हैं इस फाउंडेशन प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं, ये वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है जहां पे कि इंडिविजुअल पे रिस्ट्रिक्शंस, सॉरी, जहां पे गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है अथॉरिटी के ऊपर, सो दैट इंडिविजुअल की लिबर्टी प्रोटेक्टेड रहे, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना। तो आंसर इसका बी है, सिंपल। लेकिन एक चीज यहाँ पे स्टेटमेंट को रिलेशन आप देख सकते हो, दीज आर द, पॉज करके रीड कर सकते हो, दीज आर द पोल्स अपार्ट स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। याद कीजिए स्टेटमेंट को रिलेशन ट्रिक में मैंने आपको बोला था, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में क्या होगा, दोनों साथ में कभी सही नहीं होंगे, हटा दो, सी हटा दो। ये भी मैंने बोला था कि दोनों में से एक जरूर सही होगा, तो डी भी हटा दो, तो 50-50 तक तो पहुंचते कि ए और बी में से, बाकी उसके बाद कॉन्सेप्ट है आपका, है ना। तो स्टेटमेंट को रिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। मैंने आपको पॉल्यूटेंट में एक ट्रिक बताई थी, कॉमन पॉल्यूटेंट एंड रिमोट पॉल्यूटेंट, याद रखना। शुरू में मैंने आपको एक जगह बताया था, शायद नहीं बताया तो अभी दोबारा बता देता हूं, कि यूपीएससी दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है पॉल्यूटेंट्स में। एक तो कॉमन पॉल्यूटेंट, कॉमन पॉल्यूटेंट यही सब कॉमन पॉल्यूटेंट है यार, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स, ये सारी चीजें, दीज आर द कॉमन पॉल्यूटेंट। अब कॉमन पॉल्यूटेंट आपको समझ कैसे आएगा, जब मैं आपको अनकॉमन पॉल्यूटेंट बताऊंगा। अनकॉमन पॉल्यूटेंट मतलब प्लूटोनियम, है ना, मर्करी, कैडमियम, ये सब हो गए बिल्कुल, जो कि रेयरली मिलते हैं, जबकि ये जो कॉमन पॉल्यूटेंट है ये मल्टीपल जगहों से निकलते हैं। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब भी यूपीएससी कॉमन पॉल्यूटेंट पूछता है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी कॉमन पॉल्यूटिंग एक्टिविटी हैं, जैसे व्हीकल एमिशन हो गया, है ना, थर्मल पावर प्लांट हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, जितनी भी कॉमन पॉल्यूटेंट बल्क एक्टिविटी है, उन सब से वो कॉमन पॉल्यूटेंट निकलता ही होगा। आप कभी भी चेक करके देख लेना। इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है, डी 1 2 3 4। एंड जब भी वो अनकॉमन पॉल्यूटेंट पूछेंगे, आर्सेनिक पूछ ले, मान लो वो पूछा हुआ है ना उन्होंने, कैडमियम पूछ ले वो, तो वो क्वेश्चन का आंसर हमेशा एलिमिनेशन से निकलेगा। देयर विल नॉट बी ऑल ऑफ द अबव आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, वहां पे एलिमिनेशन ही होगा। फ्यू जो वो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है वो कुछ ही पर्टिकुलर एक्टिविटी से निकलता होगा, जिनसे नहीं निकलता होगा वो आपको क्वेश्चन में एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो एलिमिनेशन भी दिखा दूंगा, शायद पहले दिखाया भी है। तो कॉमन पॉल्यूटेंट वाला आप देख लो, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। 2020 में भी सेम पैटर्न पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सी, इनमें से क्या क्या फैसिलिटी बैंक साथी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट इन द ब्रांचलेस एरिया
है ना, उसको फायदा मिल सकता है, उससे क्या क्या चीजों को से फायदा मिल सकता है बेनिफिशियरी को। तो इसमें बस आपको एक चीज देखनी है यार कि 1 और 2 स्टेटमेंट सेम ही तो है। स्टेटमेंट कोरिलेशन, स्टेटमेंट रिलेशन, दीज आर इंटरडिपेंडेंट स्टेटमेंट। अगर वो रूरल एरिया में डिपॉजिट कर सकता है तो विड्रॉल कर सकता है, तो विड्रॉल किस चीज का करेगा? पैसों का। किस चीज का विड्रॉल? पैसे उसके सब्सिडी अकाउंट में भी हो सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी हो सकते हैं। तो अगर वो पैसे निकाल सकता है और डाल भी सकता है तो फर्स्ट तो पक्का सही होगा ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड साथ में ही सही होंगे या साथ में गलत होंगे, है ना। उसके बाद इफ यू रीच टू दिस थिंग कि फर्स्ट और सेकंड साथ में सही होंगे, डेफिनेटली यू विल गो विद सी, क्योंकि इतना बेसिक आइडिया होता है कि हाँ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट का जो मॉडल है उसमें डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह निकाल लेते हैं लोग। तो स्टेटमेंट रिलेशन पे जरूर फोकस करना। दिस ट्रिक इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट सिमेट्री, है ना। जिनको भी लग रहा हो कि क्वेश्चन रीड करने का मैं टाइम नहीं दे रहा, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल का मेंबर पूछ रहा है वो, तो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर में देखिए पहले तो स्टेटमेंट सिमेट्री देखिए, 3-3 का पैटर्न दिया है। सिंपल सी बात है, आपको 2 एलिमिनेट करने हैं। योर टास्क इज टू फाइंड इनमें से 2 कौन से नहीं है। अगर आता है तो आता है डायरेक्ट, नहीं आता तो कैसे सोचेंगे? इनमें से 2 कौन से नहीं होंगे। सबसे पहले देखते हैं, या देखो कोई भी इस टाइप का काउंसिल है तो एक तो आर्कटिक के आसपास की जो कंट्री होंगी उसके होने के ज्यादा चांस है, दूसरा जो ग्लोबल पावर है उसके होने के चांस है। तो देखते हैं एक बार। देखिए रशिया तो पक्का होगा, जापान भी हो सकता है, डेनमार्क भी हो सकता है, डेनमार्क और ऊपर को है, यूएस भी हो सकता है, यूएस भी क्योंकि ऊपर अलास्का वाली साइड से आर्कटिक को टच करता है। बट यूके अगर आप देखोगे, यूके इज ऑन द वेस्टर्न यूरोपियन साइड, है ना, और इतना ऊपर भी नहीं है वो, है ना। तो यूके शुड बी द फर्स्ट सस्पेक्ट इन योर माइंड कि यार यूके थोड़ा नीचे है, यूके को हटा के देखते हैं क्या बन रहा है। तो 1 2 3 एंड 1 3 5 ये निकल के आ रहा है 4 को हटाने के बाद। तो 1 2 3 तो 1 तो पक्का है ना, और 3 भी पक्का है। 3 मतलब रशिया, हाँ तो समझ आता है रशिया भी अभी आपका जाता है आर्कटिक के पास से पूरा, है ना। 2 और 5 में आपको सोचना है। अब जापान और यूएसए में आपको डिसीजन लेना है, तो वेरी इजी, है ना, कि जापान और यूएस में से किसके ज्यादा चांस है? यार यूएस के ज्यादा चांस होंगे। यूएस बड़ी पावर भी है सबसे ज्यादा, और यूएस बिल्कुल आर्कटिक पे टच भी करता है ना। जापान थोड़ा और ईस्ट वाली साइड से नीचे हो गया, है ना। तो आंसर इसका इजीली आपका निकल के आ गया डी। तो दिस इज द वे यू कैन थिंक कि भैया मुझे एलिमिनेट करना है पहले एक को इनमें से 4 में से, ठीक है। अब ये वाली ट्रिक में बस मैं ये दिखाना चाहता हूं अगेन, रीड द क्वेश्चन, सी द नंबर 7500 किलोमीटर अवे इट कैन डिलीवर 1 टन। एक 2 नंबर हो गए, 1 टन न्यूक्लियर डेटा वाला ट्रिक लगाइए। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड गया वैसे ही आंसर आ गया यार आपका, ए इज द आंसर, बाकी सोचने की जरूरत नहीं। 2 भी गलत है, इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपोलेंट ओनली, है ना। ये बिगिनिंग था, ये ओनली ओनली वाली चीज होगा। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये ठीक है। तो नंबर देखो आप, डेटा ट्रिक लग रहा था यहाँ पे हमारा, आंसर इज ए ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, विद रेफरेंस टू द 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कोल बेड मीथेन और शेल गैस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस एक तो ये देखो यार, कोल बेड मीथेन, ये तो इतना बेसिक आइडिया होता है कि जो कोल बेड्स होते हैं, है ना, जो कोल की सील्स होती हैं उसके बीच में जो गैस ट्रैप्ड होती है, दैट इज कोल बेड मीथेन, है ना। कोल बेड मीथेन इज द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीन, व्हाइल शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन only that can be extracted from fine grained sedimentary rock. There are enough reason to doubt on this thing. एक तो यहाँ पे only भी लगा है, और दूसरा प्योर मीथेन गैस बोल रहा है यार कोल बेड मीथेन में। यार देखिए जहाँ पे भी अगर आप पढ़ेंगे कि इस तरीके से रिसोर्सेज बन रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज बन रहे हैं, वहाँ पे कोई एक गैस प्योरली एग्जिस्ट करे, ये बहुत कम चांस होते हैं। मतलब मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं भी बहुत कम बोल रहा हूँ कि भाई कोई एक प्योर गैस मीथेन गैस ही एग्जिस्ट कर रही हो। कोई ट्रेसेस ऑफ जो अदर गैसेज होती है, जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन हो गया, कुछ तो होंगे छोटे मोटे ट्रेसेस। हाउ इट कैन बी जस्ट प्योर मीथेन गैस? कोई ये प्योर मीथेन गैस तो लेबोरेटरी में बनेगी, है ना। तो फर्स्ट को एलिमिनेट कीजिए। सेकंड देखते हैं, इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्स एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड। अगर ये नो, अगर कोई शेल गैस के सोर्सेज फाउंड नहीं होते तो क्वेश्चन भी डिजाइन नहीं होता। इंडिया में शेल गैस होगा तभी इंटरेस्टेड है ना यूपीएससी इस क्वेश्चन में। वैसे भी ये कॉमन नॉलेज है, कहीं ना कहीं तो होगा शेल गैस, है ना। इसी से देख लो ना, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंटरी रॉक, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो हटाओ उसे, नीदर 1 नॉर 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, डी इज द आंसर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था यहाँ पे। Welcome you all. In UPSC Civil Services examination,